घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। रमेश अंदर आता है। सुनो, ये शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा। यह कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में हंसने की आवाजें आने लगीं। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। देखा, कितना दहेज मिला है। हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूंगी। अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसों के मजे लो और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। आंचल को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी। वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही और न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। बहू, तू अपने मायके फोन कर दे, वो तुझे पगफेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। आंचल चुपचाप ऊपर आकर फोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। आंचल को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह देखती है, सामने उसका ही शरीर पड़ा था। वह एक आत्मा बन चुकी थी जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसके सास ससुर रमेश को जेवर और रुपया दिखा रहे थे। मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ आया आपका ये प्लान था। तभी उन्हें कमरे में जोर से हवा चलने का एहसास होता है। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। उसी समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। तभी रमेश के मोबाइल पर फोन आता है, जिसे सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। माँ, आंचल के पापा का फोन था। वो बुरी तरह रो रहे थे। आंचल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। चलो, अच्छा हुआ खुद ही पीछा छूट गया। चल, अभी तो वहां चलते हैं। कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूंगी। तीनों दरवाजे की ओर चल देते हैं, लेकिन यह क्या दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कौन है? तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। कमरे की रोशनी अपने आप कम होने लगती है। अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज दो, लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यह क्या, खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भरता जा रहा था। सास ससुर का खांस खांस कर बुरा हाल था। रमेश उन्हें नीचे बिठा देता है। वह खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी बहुत सुलग रही थी। तभी किसी ने रमेश का पैर पकड़कर खींचा। रमेश गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा, खिड़की के पास सफेद कपड़े पहने आंचल खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। क्यों, दहेज चाहिए ना? रख लो दहेज, मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी। बहू, हमें माफ कर दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। वो देख, तेरा दहेज जल रहा है। आंचल ने दरवाजा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर रहा था। इधर रमेश बेहोश हो चुका था। आंचल उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक रमेश पैर पटकता रहता है, फिर वह दम तोड़ देता है। यह सब देखकर रमेश के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था।
आप ठीक हैं? ये सब कैसे हुआ? बहू ने मारा। मेरे बेटे को उसे पकड़ो। आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है। मेरे रमेश को, उसे मत छोड़ना। रमेश के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे। साहब, हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यहीं है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। रमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह चला जाता है। इधर आंचल का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे, आज उदास खड़े थे। आंचल यह सब देखकर रो रही थी। उसके पापा यही सोचकर जोर जोर से रो रहे थे। काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता। कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूंगा? अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। यह सब देख आंचल अब अपने अगले शिकार, अपने सास ससुर को मारने चल देती है। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थीं कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलती थी। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थीं। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, लता, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाता मैं। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है। रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गईं। देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सुनो, ये क्या कह रही है? बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाप को फोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की।
मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। तू चिंता मत कर, घर आ जा। नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था।